बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा विजुअलाइजेशन की आज के टॉपिक में हम देखेंगे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राफ की रिसर्च के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है और ग्राफ्स की मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं जो कि रिसर्च के अंदर यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। जब भी हम अपने डेटा को, हम अपनी वैल्यूज़ को, हम अपने रिजल्ट्स को या हम अपनी फाइंडिंग्स को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको ग्राफ कहा जाता है। जब भी हम अपने डेटा को, हम अपने रिजल्ट्स को, हम अपनी फाइंडिंग्स को या हम अपनी वैल्यूज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफ का नाम दिया जाता है। ग्राफ बेसिकली दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ की अगर मज़ीद पर्पज़ की बात की जाए तो ग्राफ मुख्तलिफ वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ एक लार्ज डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इलस्ट्रेट करता है या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि एकेडमिक रिसर्च के अंदर ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जब भी आप अपना रिसर्च पेपर किसी भी जर्नल के अंदर सबमिट कराते हैं तो जब आप अपने डेटा को या आप अपने रिजल्ट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं और ग्राफ्स के साथ सबमिट करते हैं तो जो आपका रिव्यूअर होता है वो आपके रिजल्ट्स को, आपकी फाइंडिंग्स को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। तो इससे आपके पेपर के चांसेस ऑफ पब्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि हम किस टाइम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं और किस टाइम ग्राफ यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें बुनियादी तौर पर दो बातें आती हैं। पहली बात यह है कि जब आपके पास एक लार्ज साइज़ डेटा हो तो उस टाइम आप ग्राफ यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जो कि एक सेंटेंस में एक्सप्लेन किया जा सकता है या डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स उसकी इतनी सिंपल है कि उसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वहाँ पे आप ग्राफ यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपके डेटा में कोई ट्रेंड है या आप किसी रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस टाइम आप ग्राफ यूज़ करेंगे। अगर आपके डेटा में कोई ट्रेंड्स वगैरह नहीं हैं या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है आपके डेटा के अंदर तो उस टाइम आप ग्राफ यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ की टाइप्स को। ग्राफ्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो बेसिकली ग्राफ्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स कहते हैं जबकि दूसरे को टाइम सीरीज ग्राफ्स कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स में हम अपने डेटा को आइटम्स या इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि टाइम सीरीज ग्राफ्स में हम अपने डेटा को अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स की हम टाइप्स को देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स की पहली टाइप है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ सिंपली आपके डेटा पॉइंट्स को एक लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है और इससे जो ग्राफ जनरेट होता है उसको लाइन ग्राफ कहा जाता है। उसके बाद हिस्टोग्राम्स आ जाता है। हिस्टोग्राम्स को हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ट्रेंड्स को शो करता है और शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की अगर एग्जांपल्स को देखा जाए तो जो आपके गूगल ट्रेंड्स होते हैं उसके जो ग्राफ्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ्स होते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिंग के ग्राफ होते हैं उनको भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ कैसे बनता है। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ होता है वो एक कर्व के ज़रिए बनता है। उस कर्व को आप एक हिस्टोग्राम के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिस्टोग्राम के ऊपर ही उसको ड्रा करें। आप हिस्टोग्राम के बगैर भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो कर्व होता है वो सिंपली आप क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट के ऊपर अपने पॉइंट्स लगाते हैं और उसको एक स्मूथ लाइन के ज़रिए ड्रा करते हैं और उसका जो कर्व हमें मिलता है उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कर्व होता है
उसको एक स्मूथ लाइन के ज़रिए ड्रा किया जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व के जो कर्व होता है उसको एक फ्री हैंड लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्रा किया जाता है। तो अगर इन दोनों की एक्यूरेसी को देखा जाए तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कर्व होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि जो हम फ्री हैंड के ज़रिए पॉइंट ड्रा करते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने डेटा पॉइंट्स को उनमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपली नाम से ज़ाहिर है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते हैं, यानी ऐड अप करते हैं। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड अप करते हैं, जैसा कि हम एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी में ऐड करते हैं, फिर दूसरी को तीसरी में ऐड करते हैं, फिर तीसरी को चौथी में ऐड करते हैं, तो इस तरह जो हमें फ्रीक्वेंसीज़ मिलती हैं उनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ कहा जाता है। फिर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप अपने जो क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट्स होती हैं, अपर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आप अपने पॉइंट्स लगाते हैं जहाँ पे आपका डेटा लाई कर रहा होता है और उसको एक फ्री हैंड कर्व के ज़रिए आप ज्वाइन करवा देते हैं। तो इससे जो ग्राफ जनरेट होता है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ कहा जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कर्व होता है वो एक स्मूथ लाइन के ज़रिए ड्रा किया जाता है, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का जो ग्राफ होता है वो फ्री हैंड कर्व के ज़रिए ड्रा किया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पॉइंट्स होते हैं या वो जो पॉइंट्स हम लगाते हैं वो हम मिड पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं, क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का जो पॉइंट्स होते हैं हम वो क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट्स या अपर पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं और उससे जो ग्राफ जनरेट होता है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का ग्राफ कहा जाता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कर्व होता है वो आप जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कर्व होता है उसमें इंक्रीजिंग आर्डर भी होता है, डिक्रीजिंग आर्डर भी होता है, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व होता है वो इंक्रीजिंग आर्डर को शो कर रहा होता है। उसके बाद हम एकेडमिक रिसर्च के अंदर ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाले ग्राफ्स की बात करेंगे। तो हमारे पास पहला ग्राफ है बार ग्राफ। बार ग्राफ हमारे डेटा को, हमारी क्वांटिटीज़ को बार्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है। बार ग्राफ डेटा को, फ्रीक्वेंसीज़ को या वैल्यूज़ को कंपेयर या कंट्रास्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आ जाता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक सिंगल वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोग्राम्स में जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको बिन्स का नाम दिया जाता है या उनको रेंज ग्रुप्स भी कहते हैं। ये बिन्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके डेटा पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं। अगर हिस्टोग्राम और बार ग्राफ का डिफरेंस देखा जाए तो जो बार ग्राफ होता है उसके जो बार्स होते हैं उनमें स्पेस प्रेजेंट होती है, जबकि हिस्टोग्राम्स के बार में कोई स्पेस नहीं होती। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो बार ग्राफ के बार्स होते हैं वो एडिटेबल होते हैं, उनको रीशेप किया जा सकता है, उनको रीऑर्डर किया जा सकता है, एक सिंगल बार को भी रीऑर्डर किया जा सकता है या रीशेप किया जा सकता है, जबकि हिस्टोग्राम्स के जो बार्स होते हैं वो रीऑर्डर नहीं हो सकते, उनको रीशेप नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में। उसके बाद आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली हमारे डेटा की सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है। इसको पाई चार्ट इसलिए कहते हैं कि इसके जो सेक्टर्स होते हैं वो पाई के स्लाइसेस की तरह शो हो रहे होते हैं और हर सेक्टर का जो एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पाई चार्ट है, तो इसका जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो ये है, जो कि येलो कलर में शो होता है। तो इसका जो सेक्टर का एरिया है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी, यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो ज़्यादा होंगी। उसके बाद ये सेक्टर है, उसके बाद ये सेक्टर है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। तो जो इनका एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा के, यानी जहाँ हमारा सेक्टर बड़ा होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, जहाँ हमारी फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा हैं। अगर पाई चार्ट का बाकी ग्राफ से कंपैरिजन ड्रा किया जाए तो ये डिफरेंस है पाई चार्ट का, कि जो पाई चार्ट होता है ये हमारे डेटा को अकॉर्डिंग टू परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे डेटा को, जो हमारा होल सिस्टम होता है उसके पार्ट को परसेंटेज की बेस पे डिफरेंशिएट करता है या रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दूसरे डिफरेंस ये है कि जो हमारा पाई चार्ट होता है ये सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है हमारे डाटा को, जबकि बाकी ग्राफ जो होते हैं वो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते। इसके अलावा डिफरेंस ये है कि जो पाई चार्ट होता है ये आपके डाटा को, आपकी फ्रीक्वेंसीज को टाइम के साथ रिप्रेजेंट नहीं करता, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाकी ग्राफ्स जो होते हैं वो टाइम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे डाटा को। उसके बाद आ जाता है क्लस्टर ग्राफ। क्लस्टर ग्राफ सिंपली हमारे क्लस्टरिंग ऑफ डेटा को कहा जाता है। ये पॉपुलेशन को सिमिलैरिटीज़ के बेस पे रिप्रेजेंट कर सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ही ग्रुप है, उसमें सिमिलैरिटीज़ हमने शो करनी है तो हम क्लस्टर ग्राफ के ज़रिए शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो पर्पल कलर है ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इन ये एक कलर शो कर रहा है कि यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं। इस कलर में, जो पर्पल कलर में है, ये सिमिलैरिटीज़ इसकी अपनी होंगी, फिर इस तरह ब्लू कलर में अपनी होगी। तो इस तरह ये हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाता है डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट बेसिकली स्मॉल डेटा सेट्स के लिए यूज होता है, और डॉट प्लॉट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक सिंपल वैल्यू भी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक जो डॉट है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक पूरा सिंपल है जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी खासियत ही यही है डॉट प्लॉट की, कि इसमें हमारे डेटा सेट्स की जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहती है। मतलब कि आपका एक सिंगल सैंपल भी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख सकता है डॉट प्लॉट के अंदर। डॉट प्लॉट जो होता है वो डेटा को डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है, और ये शो करता है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। उसके बाद आ जाता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो स्कैटर प्लॉट होता है वो खुसूसन वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन होता है वो ये शो करता है कि कोरिलेशन किस हद तक प्रेजेंट है। अगर स्कैटर प्लॉट की कॉमन लाइफ से एग्जांपल देखी जाए तो अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो जो सीबीसी एनालाइजर का प्लॉट होते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं सीबीसी रिपोर्ट के ऊपर, वो जो ग्राफ्स होते हैं वो स्कैटर प्लॉट के ग्राफ्स होते हैं। वो जो ग्राफ्स होते हैं वो फॉरवर्ड एंड साइड स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेल काउंट्स को शो कर रहे होते हैं, तो वो जो ग्राफ होते हैं उनको स्कैटर प्लॉट के ग्राफ कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हीट मैप चार्ट। हीट मैप चार्ट जो होता है वो कलर कोडिंग यूज करता है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हीट मैप चार्ट है, तो इसमें जो जहाँ पे हमारी वैल्यूज ज़्यादा लाई कर रही होंगी वो उस कलर को, उस एरिया को ज़्यादा कलरफुल कर देगा, ज़्यादा एलेबोरेट कर देगा उस एरिया को। तो हमें शो होगा कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज ज़्यादा लाई कर रही हैं,
तो ये कलर कोडिंग के ज़रिए आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जो हीट मैप चार्ट होता है वो अमूमन कोरिलेशन एनालिसिस के ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करता है। कोरिलेशन के ग्राफ्स जो होते हैं वो हीट मैप चार्ट के ज़रिए शो होते हैं। तो जो कोरिलेशन के ग्राफ्स होते हैं वो कोरिलेशन के स्ट्रेंथ को शो करते हैं, तो इस वजह से हीट मैप चार्ट वहाँ पे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लगी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।